हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। एंड आपको ये 74th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। माई सेल्फ मेनका राजपूत एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन फॉर अबाउट 15 अगस्त। आपको जैसे कि पता ही है, आज आपका 74th वाला स्वतंत्रता दिवस है। आज हम अपनी आज़ादी के 73 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज इसी के बारे में थोड़ी सी हमको अपने तिरंगे झंडा जो शान है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। तो आपको जो भी इसके बारे में क्या हमें करना चाहिए, इसके साथ क्या नहीं करना चाहिए, सम्मान वगैरह सब करना चाहिए, वो सब ठीक है। पर उसके अलावा और क्या करना चाहिए, ठीक है ना, वो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ओके, तो जिनको हमें कंप्लीट करना चाहिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते और एक अपने एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और हमको करनी भी चाहिए, ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का ये स्पेशल सेशन ऑन 15 अगस्त। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमें आज़ादी मिल चुकी थी 1947 में और अब हो चुका है आपका 2020। तो हमें 73 यानी कि 73 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। तो और ये जो हमारा नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस है ये 74th है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना ये वाला सेशन। एंड ये आपका देखिए 15 अगस्त 2020 से अपनी आज़ादी के 73 साल पूरे कर रहा है, ठीक है ना, देश में जो स्वतंत्रता हमको मिली है उसके लिए। ओके, फिर आगे देखो, आगे है हमारा कि भारतीय झंडा हमारा किस तरीके का बना होना चाहिए और कैसा बना होना चाहिए, किस टाइप के कपड़े का बना होना चाहिए, ठीक। तो ये आगे है आपका, देखो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है वो हाथ से काते हुए और हाथ से बुने हुए ऊनी, सूती, सिल्क और खादी के कपड़े से ही बना होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मशीन से बनवा लो या किसी भी टाइप का आपका कपड़ा यूज़ कर लो, वो सब नहीं है। सिर्फ इसमें ऊनी, सूती, सिल्क और खादी के कपड़े से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लाइलॉन आपका ले लें या आपके रेयॉन ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ आपकी इंडियन चीज़ है, लाइक आपका खादी मोस्ट, ठीक। और जिस आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है, जिसका, ठीक है ना, जिसका चौड़ाई में 2 होता है और लंबाई में 3 होता है। तो हमारा रेशियो होता है 3:2, ठीक। आगे है आपका उसी तरीके से देखो ये आपका दिया हुआ है, ऊपर आपका केसरिया रंग है, बीच में आपका सफ़ेद रंग है और आपका नीचे हरा रंग है। तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो केसरिया रंग है ये हमारा साहस का, त्याग का अपना प्रतीक है। और हमारा जो सफ़ेद रंग है वो हमारे क्या बोलना है, सच्चाई का प्रतीक है, हमारा त्याग, अपना सेक्रीफाइसेस और सच्चाई का प्रतीक आपका सफ़ेद है, सॉरी। और जो आपका केसरिया रंग है वो आपके साहस का प्रतीक है, साहस और बलिदान का। एंड नीचे आपका हरा रंग जो हमारी सुख, समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी का आपका प्रतीक है, हरा रंग। और उसमें जो आपका दिया हुआ है ये चक्र, जिसमें कि आपकी 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक है, कंप्लीट 12 और लेकिन आपकी 24 तीलियाँ होती हैं, ठीक। तो ये हमारा जो लिया गया है ये सारनाथ का जो स्तंभ है आपका, जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, वहाँ से लिया गया है। और इसका मतलब होता है आपका निरंतर काम करते रहना, ठीक है, आलस नहीं, मगर निरंतर काम करते रहने का प्रतीक है हमारा, जिसको बोलते हैं कर्तव्य परायण होने के लिए जो हमारा सिंबल है वो हमारा ये चक्र है, जिसका कलर आपका ब्लू होता है, ठीक। आगे चलते हैं आपका, देखो आगे आपका राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग देखो नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रयोग है वो व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारा कोई बिजनेस हो और हमने उसका एज ए ट्रेड सिंबल अगर हमने इसको बना लिया है आपका राष्ट्रीय ध्वज को, तो नहीं बनाना चाहिए। एंड सेकंड है आपका, किसी को सलामी देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं झुकाया जाना चाहिए। देखिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ये हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है और इसको हम लोग किसी भी को भी सलामी देने के लिए इसको नीचे नहीं झुकाते हैं, ठीक। और ये देखो झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाना चाहिए, जब तक कि झंडे को आधा फहराने का आदेश ना हो तब तक झंडे को आधा नहीं फहराया जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी सलामी की अगर किसी को दी जाती है तो नहीं झुका सकते, उसको झुकाते नहीं हैं। पर अगर किसी को कोई हमारा बड़ा आपकी पर्सनालिटी जब मरती, कुछ भी जिनकी डेथ वगैरह होती है, तो वो जब झंडे को आधा थोड़ा सा झुकाया जाता है
तो वो तब तक हमको नहीं झुका सकते जब तक कि हम उसको, गवर्नमेंट इस बात का ऑर्डर नहीं देती कि हम इसको झुका सकते हैं। वही अगर आपको बोलते हैं कि झुकाना है तो झुकाना है, अदरवाइज हमको इसको नहीं झुकाना चाहिए, ठीक है ना। आगे आपका किसी भी ड्रेस सामग्री में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो अगर हमारा कोई भी ड्रेस है, चाहे वो किसी भी टाइप की ड्रेस क्यों ना हो, हमें उसमें इस टाइप की ड्रेस सामग्री में हमारा तिरंगा झंडा नहीं होना चाहिए। बट आजकल कुछ ज़्यादा मॉडर्निटी के चक्कर में ये करते हैं कि पहन लेते हैं, बट हमको ऐसा नहीं पहनना चाहिए, ठीक। तो इसीलिए ये है आपका दिया हुआ है कि किसी भी ड्रेस सामग्री में आपका इस ध्वज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कोई भी तस्वीर, पेंटिंग या फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज में ही किसी के फ़ोटो बनवा लेते हैं या अपना फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, उस पर मतलब कट पेस्ट कर देते हैं उसको। पेंटिंग भी नहीं होनी चाहिए, तिरंगे के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के सम्मान है इसका, झंडे का, इसलिए, ठीक है ना। आगे आपका झंडे का प्रयोग अन्य किसी भी रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी को कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए कभी भी हमारे नेशनल फ्लैग को नहीं यूज किया जाता है। और नीचे आपका कि फटा हुआ या मैला ध्वज, मैला मतलब गंदे ध्वज को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका गंदा है तो उसको धो लेना चाहिए, या फटा हुआ है तो सिल लेना चाहिए, वरना नया ले लेना चाहिए झंडा। लेकिन हमें उसको नहीं फहराया जाना चाहिए जो फटा हुआ है या गंदा है, ठीक। आगे है आपका, अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान या राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान या संविधान के किसी भी भाग को जलाता या विकृत करता है या विरूपित करता है, दूषित करता है या क्रूपित करता है, उसको कुचलता है या फाड़ता है या किसी भी रूप से उसका अगर वो इंसल्ट करता है, तो उसे 3 वर्ष की मतलब 3 साल की जेल हो सकती है, और उस पर उसका जुर्माना भी, पेनल्टी उसको लगेगी उसको। और ऐसे व्यक्तियों को जेल और जुर्माना दोनों एक साथ भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो हमको इस बात का ध्यान देना चाहिए। और देखिए ये है आपका नेक्स्ट है, लोगों द्वारा कागज़ के झंडों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके क्या करते हैं कि लोग आज फहरा लेंगे, अपनी देशभक्ति दिखा लेंगे, लेकिन जैसे इसका काम खत्म होता है तो कागज़ से बने हुए फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, डस्टबिन में पहुंच जाता है या पैरों के नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको इसका, कागज़ के झंडों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इन झंडों को ज़मीन में नहीं फेंकना चाहिए, और इन झंडों को उनकी मर्यादा के अनुरूप ही एकांत में रखना चाहिए। अगर ये फट जाए या मैला हो जाए तो इन झंडों को मर्यादा के अनुरूप ही नष्ट किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपके तरीके दिए हुए हैं कि हम अपने कैसे इन झंडे को नष्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह छुड़ा के, तो हम उसको उसी तरीके से उसको ख़त्म करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही फेंक दो तो फिर पैरों के नीचे कुचल रहा है, एक दिन की देशभक्ति दिखा ली फिर हफ्ते भर वो ऐसे पैरों के नीचे कुचल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको उसका कलर हटा के और तब उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, ठीक। आगे आपका राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर सूर्योदय उदय हमारा हो रहा है तब से लेकर सूर्य जब डूब रहा है तब तक ही करना चाहिए। हमें रात के अंधेरे में कभी भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता है, और सूर्यास्त के बाद ध्वज को उतार देना ही चाहिए। इसके साथ ही झंडा ऐसी जगह फहराया जाना चाहिए जहाँ से वो सबको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसा नहीं है, हमें छत के नीचे कभी भी हमारा झंडा नहीं फहराया जाता है, ठीक है ना। हमारा राष्ट्रीय गान हो या हमारा तिरंगा झंडा, ये कभी भी एक छत के नीचे कभी नहीं फहराए जाते, और ना ही हमारा राष्ट्रीय गान गाया जाता है। बट हाँ, कोई चीज़ है जैसे सार्वजनिक स्थान है और वो हॉल के अंदर है और किसी छत के नीचे है तो हम गा सकते हैं उसको, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को तो बिल्कुल भी नहीं, आपको किसी भी छत के नीचे नहीं फहरा सकते, ठीक है ना। नेवर होस्ट इन अंडर रूफ। तो अब देखो ये हमारा लाल किला है जहाँ पर ये आपका तिरंगा झंडा फहराया जाता है ऑन द 15 अगस्त 26 आपका जनवरी गणतंत्र दिवस होता है हमारा उस दिन। एंड आगे है हमारा, देखिए भारतीय ध्वज संहिता है हमारी, जो कि इसको फहराने और प्रयोग करने के बारे में हमारा निर्देश दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप अगर बोलो तो हम इसको अपना एक सेशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सर्च करके आप अपना पढ़ सकते हैं बुक वगैरह में, ठीक है ना। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था, और भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का आपका प्रतिरूप है, और यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है ना। तो इसी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों और रिवाजों को, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया हुआ है। और ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। वो इसलिए क्योंकि जब लोग इसको यूज़ करते हैं कागज़ का और बाद में फेंक देते हैं, या उनको पता ही नहीं होता है कि हम
कि इस पे कोई पेनल्टी वगैरह लगी हुई है, तो इन्हीं चीज़ों को आपको दिखाने के लिए हमारा, या इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए आपका ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को मतलब ये लागू की गई थी 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन। और इसके अंतर्गत आपको पता ही है जो इसमें दिए गए हैं पीछे कि हम लोग इसको फाड़ नहीं सकते और हमें 3 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों एक साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। और वैसे भी ये सही भी है जो होता है अपना, लेकिन ये हमारा आज तक की कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए अपने झंडे के बारे में। तो आप आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे, और इन्जॉय कीजिए। एंड आज़ादी के नाम पे आपको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं हो सकती है ना, किसी भी एज ए ह्यूमन हमें अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है तो वो निभानी चाहिए अपनी। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी के लिए हम किसी को किसी भी हर्ट कर रहे हैं या कोई भी तोड़फोड़ कर रहे हैं कभी पब्लिक प्रॉपर्टी को, या तो इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंस का मतलब है आप अपनी तरक्की के लिए कुछ भी कीजिए। अगर आपको कोई हक, अगर आपका कोई दबा रहा है तो आप उसके पे प्रोटेस्ट कीजिए, बट प्रोटेस्ट के नाम पे कुछ भी करने का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी होती है आज़ादी का सही मतलब आपका समझना ज़रूरी होता है, तभी ये सब आपका, तभी हमारा देश सही मायने में आज़ाद माना जाएगा। वरना मेंटलिटी तो आज भी पता नहीं क्या क्या है, पर जो भी है। तो ये हमारा आज का सेशन था एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।